Yes, sir. Yes. So this is here. This is called subsidy related. Subsidy points discuss reduction in subsidy रेगुलेशन एंड रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब ये हुआ कि सरकार, गवर्नमेंट जो जनता को, सिस्टम को, प्रशासन को कम रेगुलेट करेगी, यानी कि लेस रेगुलेशन मतलब गुड गवर्नेंस का एक लक्षण है। यदि गुड गवर्नेंस होगा तो लिस्ट गवर्नेंस होगा, मतलब कम से कम गवर्नेंस होगा। ये इट इज ए सिम्टम्स ऑफ गुड गवर्नेंस। अच्छा गवर्नेंस का मतलब है कि कम से कम प्रशासन, पावर, शक्ति, इंटरवेंशन कर। तो दिस इज ये रेगुलेशन का मतलब सरकार ने एक नियम बना दिया। अब है क्या, बार बार जनता को, प्रशासन को किसी मामले में दखलंदाजी देना, जनता के काम में या किसी ढंग से लॉ को भी बहुत 12,000 1200 ऐसे लॉ हैं जिसको सरकार ने खत्म कर दिया। तो जनता को मान लीजिए आप एक एक कहीं मान लो आपको फॉर्म भरना है, आप नियम बना दिया है कि आपको अटेस्टेड गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवा के लाइए। अब हम देश के नागरिक हैं, हम ऑलरेडी सही हैं भाई, 90% इस देश के आदमी ईमानदार हैं, और फिर परेशान कि नहीं आप गजेटेड ऑफिसर के पास दौड़ो जाओ। तो ये रेगुलेशन हुआ, इसको सरकार ने खत्म कर दिया। आप सेल्फ अटेस्टेड दीजिए, आप हाँ यस मेरा सर्टिफिकेट है, मैं अटेस्टेड करता हूँ, कंफर्म करता हूँ। तो ऐसे 1200 नियम को सरकार ने खत्म कर दिया है, ये सरकार ने, एनडीए सरकार ने। तो लेस रेगुलेशन की तरफ जा रहा है सोसाइटी। फिर मार्केट डिसाइड सोशियो इकोनॉमिक फैसिलिटी, कि हमारे देश में सोशियो इकोनॉमिक मीन्स समाज का इंस्टीट्यूशनल सेटअप, सोशल जो सिस्टम है वो, और इकोनॉमिक चीजें जो बदल रही है, नीड, जरूरतें, जरूरत की चीजें, कंज्यूमर आइटम्स, ये बाजार डिसाइड करता है। अब बाजार में जो चीज आते हैं, सोसाइटी उसके साथ धीरे धीरे एडजस्ट करने लगते हैं, एकोमोडेट करने लगते हैं। तो जैसे जैसे बाजार में चीजें आई उसको हम अपने जीवन में लाते हैं। कोई चीज आविष्कार हुआ, टेलीविजन का, इंटरनेट का, वाईफाई का, या कोई कपड़े पहनने से रिलेटेड या खाने पीने से संबंधित। आज क्या हो गया, आज ये जींस कल्चर, ये पिज्जा कल्चर कहाँ से आया? बाजार में आया, हमें अच्छा लगा, हमने अपना लिया। बर्गर इंडिया के लोग नहीं खाते थे, पिज्जा नहीं खाते थे, ये चाइनीज फूड, चाउमीन सब कहाँ से आया? ये ग्लोबल फूड हमारे देश में आ गया और लोगों का प्रेफरेंस बन गया। बर्थडे में केक काटना, पहले बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं होता था। आज हमारा मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जो जा रहा है, ये मार्केट की वजह से हुआ। मार्केट ने ऐसा बदलाव को डिसाइड किया, चीजें लाई, और उस हिसाब से हम उसके साथ हमारा सोशल सेटअप, हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो बदलाव की ओर जाने लगे। इन्फ्लुएंस ऑन एमएनसी, इन्फ्लुएंस ऑन एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी, कई बार वो हमारे को प्रभावित किए हैं। एमएनसी कंपनी एक कॉरपोरेट कल्चर लेके आया, वर्क कल्चर लेके आया, और कई बार ऐसा हुआ कि एमएनसी कंपनी को हमारी सोसाइटी ने प्रभावित किया। तो एक कॉरपोरेट कल्चर की ओर आज प्राइवेट सेक्टर्स के जितने भी जो काम करने के तरीके हैं, वहाँ के जो वर्क कल्चर हैं, वह कॉरपोरेट की ओर जा रहा है। और कॉरपोरेट कल्चर गुड गवर्नेंस के लिए बहुत ही इसेंशियल माना जाता है। तो एक ये भी चीजें हुई। फिर गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस ये कॉन्सेप्ट हमारे को आया इन द अर्ली 21st सेंचुरी, जो आज हमारा 2000 के आसपास। गुड गवर्नेंस का मतलब सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए, पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए, मतलब जनता का पार्टिसिपेशन हो डिसीजन मेकिंग में। एडमिनिस्ट्रेशन जो आज की डेट में है वह सिटीजन सेंट्रिक है। उसमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी है। जैसे आरटीआई कानून आया कि आप जो भी डिसीजन लेते हैं आप जनता के साथ साझा करते हैं। आरटीआई कानून लाया सरकार ने। लोकपाल जैसे विधेयक को लेकर के कानून लाया, यानी कि आप कोई भी करप्शन करे, वो लीडर्स क्यों ना हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसको जेल जाने की व्यवस्था किया गया इस कानून में। ठीक है। और ऐसे ऐसे गुड गवर्नेंस के मतलब बिल्कुल आप सिटीजन डेमोक्रेटिक तरीके से एक सर्विस ओरिएंटेड जो है कल्चर को जन्म दिया इन्होंने। सो आज गुड गवर्नेंस की ओर, जैसे हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, लोकपाल की बात करते हैं, आरटीआई कानून की बात करते हैं, वे सिंगल विंडो सिस्टम की बात करते हैं, ऑल आर द फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस। सो टुडे आवर सोसाइटी एक गुड गवर्नेंस, आज देखो कितने करप्शन सुने हो 10 साल को भारत में, जब से हमारा नया गवर्नेंस आया कोई करप्शन, इतना सिस्टम को ट्रांसपेरेंट रखा गया है। आरटीआई जैसे कानून लाए गए हैं, जिसके कारण क्या है कि प्रशासन ठीक से चल रहे हैं, करप्शन नहीं हो रहे हैं। नहीं तो 2010-11 का पेपर उल्टा के देख लो, रोज आज 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, ये घोटाला, वो क्राइम, बहुत सारा करप्शन होती थी। अन्ना हजारे ने इसको लेकर के आंदोलन भी किया।
तो आज बहुत सारा बदलाव देखने को, पॉजिटिव चेंज देखने को मिलता है। देन पार्टिसिपेटरी एंड रेस्पॉन्सिव। गुड गवर्नेंस का मतलब पार्टिसिपेटरी मीन्स गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी फॉर्मेशन में जनता का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना। रेस्पॉन्सिव, whenever we talks about responsive, the government and administration are responsible to citizen, जनता के प्रति रेस्पॉन्सिबल है, और एडमिनिस्ट्रेशन जनता और गवर्नमेंट दोनों के प्रति रेस्पॉन्सिबल है। तो ये चीजें जो आई, जिससे बहुत सारा चीजें जो है सुधार हुआ सिस्टम में। फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रुपिंग्स एट इंटरनेशनल लेवल। अब जब भी ग्लोबलाइजेशन ऐसे होगा तो इसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस एक निकला कि at the international arena so many regional groupings formed like G8, G20, APEC countries, oil exporting company, BRICS, SAARC, ऐसे बहुत सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो गए। तो ऐसे ग्रुपिंग्स पहले नहीं थी। ग्लोबलाइजेशन का एक तरह से, हेलो, म्यूट योर मोबाइल प्लीज। Are you getting my points? Hello? Yes, sir. Yes. So, जब भी ग्लोबलाइजेशन, आज देखो इंडिया इज ए मेंबर्स ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज, ओके, हम G20 के पार्ट हैं। ऐसे बहुत सारे जो सार्क कंट्रीज जो हैं वो अपने एशिया में वो एक रीजनल ग्रुपिंग बनाए 87 में, काठमांडू में इनका हेडक्वार्टर्स है। फिर बहुत सारे ऐसे मुस्लिम कंट्रीज का, कई सारे और डेवलप्ड कंट्रीज का, डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का विकास हुआ। एंड सो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू कि ऐसे कंट्री अपने ग्रुपिंग्स बना के अपने डेवलपमेंट को इंश्योर करेंगे। अब ब्रिक्स बैंक का जो निर्माण हुआ है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वर्ल्ड बैंक के अपोजिट में की ऐसे कंट्री मिलके आपस, इसमें जो भारत है, रसा है, क्या कहते हैं, ब्राजील है, चाइना है, ठीक है कि नहीं, तो ये सब, साउथ अफ्रीका है, तो ये सारे कंट्री मिलकर के आपस में जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, एक इंटरेस्ट को लेकर के ऐसे रीजनल ग्रुपिंग्स बना है। सो दिस इज हियर पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस विल रिवील एट दिस लेवल कि इस तरह से पॉलिटिकल फैब्रिक्स जो दुनिया का है, एक ग्लोबल जो टेररिज्म से लड़ने का और फिर ग्लोबल रिसेशन से लड़ने का या ग्लोबल वेस्टेड इंटरेस्ट को लेकर के जो एक तरह के ऐसे ग्रुपिंग्स बनने लगे। सो इन दिस कनेक्शंस वी विल सी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस ये आने लगे। सेकंड जो है सोशल कॉन्सिक्वेंसेस या सोशल डायमेंशन एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, हम सेकंड पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे। सर, यस सर एक बार इसका रिडक्शन इन सब्सिडी वाला पॉइंट बताइए ना। सब्सिडी को क्यों कम करना चाह रहे थे? देखो, ताकि लोग सेल्फ डिपेंडेंट बने। देखो जैसे भारत में लोग, मान लो गरीब, यदि गरीब के पास यदि पैसा गया, गरीब अमीर हो गया, तो गैस सब्सिडी क्यों लेगा? सही बात। यदि मान लो सरकार यदि गरीबी हटा दे, इलिटरेसी हटा दे, सब लोगों के पास सब्सिडी तो इसलिए दिया जाता है ना कि आप गरीब हैं और आप एफर्ड नहीं कर सकते हैं इसेंशियल आइटम, खाद में, बीज में, गैस में, और ये चीज आपके लिए जरूरी है, तो सरकार सपोर्ट सिस्टम के रूप में सब्सिडी देते हैं, ठीक है। अब भारत में जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन के बाद लोगों के पास पैसा गया, लोगों के पास पैसे आए, तो मध्यम वर्ग में समझ लो कि अभी 1 करोड़ लोगों ने सब्सिडी लेना बोला कि 200 रुपए से क्या होने वाला। जो आदमी 50,000 रुपए कमा रहा है उसको 200 रुपए सब्सिडी लेने की जरूरत नहीं है। तो मोदी जी ने एक बार आह्वान किया कि हम आपको सब्सिडी देंगे, लेकिन आप जरा सोचिए कि मतलब आप सब्सिडी क्यों लेते हैं जब आप 50,000 रुपया कमा रहे हैं। जब आप 1 लाख कमाते हैं, 1 लाख वाला भी गैस सिलेंडर पे सब्सिडी लेता था। अब करोड़ों लोगों ने सब्सिडी डेलिबरेटली छोड़ दिया, भाई हम नहीं लेंगे। अब मान लो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के लिए 200 रुपया मायने रखता है। तो धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन में क्या होगा कि जब लोगों के पास पैसे जाएंगे, उनकी गरीबी दूर हो जाएंगे, उनके पास पैसे रहेंगे, तो ये जो सब्सिडी लेते हैं ये सब्सिडी बंद हो जाएगा और सरकार भी बंद कर देगा कई बार ऑर्गेनाइज तरीके से। भाई आप, आपके पास पैसे है, मैं यदि 1 लाख रुपया मैं TDS भरता हूँ, इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूँ, फिर मैं कहूंगा कि हम सब्सिडी लेंगे, तो ठीक नहीं होगा ना, लाइक दैट। हेलो सृष्टि, यस सर। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। So this is it, this points. And now you see the next here, next point.
अब देखो सोशल डायमेंशन एंड इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सेकेंड पॉइंट, ग्लोबलाइजेशन का सोशल इम्प्लीकेशंस डायमेंशन क्या है और इम्पैक्ट क्या होगा। अंडर इट पहला पॉइंट होगा विड्रॉल ऑफ नेशनल गवर्नमेंट फ्रॉम सोशल सेक्टर। विड्रॉल ऑफ नेशनल गवर्नमेंट फ्रॉम सोशल सेक्टर। अब इसका मतलब क्या है, सोशल सेक्टर से जो सरकार है धीरे धीरे अपना, जैसे सोशल वेलफेयर है, समाज कल्याण, भारत में किसी भी देश में अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्रीज है, अमेरिका में सोशल सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन हमारे देश में जैसे है, हम विधवाओं के लिए पेंशन्स के लिए, हम छोटे बच्चे के लिए टीकाकरण योजना, फिर गरीबी से संबंधित, रूरल डेवलपमेंट से संबंधित और बहुत सारे सोशल जो स्कीम चलाते हैं सोसाइटी पुअर सेक्शंस के लिए, ट्राइबल्स के लिए, तो धीरे धीरे इसका जो प्रभाव है ये कम होता चला जाएगा। यानी सोशल सेक्टर्स में सरकार, अमेरिका में सरकार क्या करता है, अमेरिका में सरकार टॉयलेट बनाने के लिए, गरीबों का घर बनाने के लिए नहीं सोचता है, वहां टीका लगाना सरकार का काम नहीं है, वहां पे सरकार नासा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट सब लाता है, बड़े बड़े काम करते हैं। हमारा सरकार को टीका लगाने से, घर बनाने से, लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट और आर्थिक सपोर्ट करने से ही फुर्सत नहीं है, सारे पैसे इधर खर्च हो जाते हैं। तो विड्रॉल ऑफ नेशनल गवर्नमेंट फ्रॉम सोशल सेक्टर का मतलब सोसाइटी में जब पैसे आएंगे, चीजें आएंगी, तो लोग टीका लगाने के लिए 200 रुपया एफर्ट कर लेंगे, उनको पोलियो का टीका नहीं लगाना पड़ेगा। फिर ओल्ड एज के लिए पेंशन, ओल्ड एज के लिए अमेरिका में क्या, ओल्ड एज हुए आपका सारा फैसिलिटी गवर्नमेंट का होगा, सारे देते हैं गवर्नमेंट और उनका एक सिस्टम बना हुआ है। हमारे देश में भी इस तरह का सिस्टम हो जाएगा कि आज हम जो सोशल सपोर्ट के नाम पे इस तरह से करते हैं, तो सोशल सेक्टर से जो सरकार का इन्वेस्टमेंट है, पैसा है, और वो पैसा कहीं और यूटिलाइज किया जाएगा, लाइक दैट। सेकेंड पॉइंट इज कॉल्ड लेबर रिफॉर्म एंड डिटीरियोरेटिंग लेबर वेलफेयर। लेबर रिफॉर्म होगा, लेबर रिफॉर्म एंड लेबर वेलफेयर। लेबर के लिए आज लेबर क्लास का जो, वर्किंग क्लास का जो प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक्सप्लॉइटेशन है, सेफ्टी बल्ब नहीं है। एक लेबर को अभी सरकार जब आया तो जो पीएफ फंड में इतने पैसे थे उसको कोई क्लेम करने वाला नहीं, क्योंकि 2 महीना यहाँ काम किया, 2 साल पीएफ काट लिया, फिर दूसरे जगह चला गया, फिर तीसरे जगह चला गया, फिर सब जगह काम छोड़ के बैठ गया और उसका जो पैसा कटा वो सरकार के घर में पड़ा हुआ। दूसरा बात, एक लेबर को सेफ्टी नहीं है, लो वेजेस की समस्याएं हैं, हेल्थ की समस्याएं हैं, काम के दरमियान यदि एक्सीडेंट हो गया, मर गया तो प्रॉपर मुआवजे नहीं मिलते हैं। तो एक लेबर को लेकर के सरकार का जो है कि एक इस तरह का, अभी जैसे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिए हैं लेबर लोगों कि आप कहीं भी रहेंगे, आपने दिल्ली में 4 साल काम किया, वो काम छोड़ करके आप चले गए रायपुर में काम करने, पता चला वहां काम छोड़ करके फिर चले गए आप क्या कहते हैं नागपुर में काम करने, तो आपका जो पीएफ कटा या सरकार से जो जो चीजें हैं वो आपके अकाउंट से लिंक होगा और आपको डिजिटल माध्यम से आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है वो पैसा। तो इसको कहते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, सरकार ने डेवलप किया है। लेबर नंबर, हर एक जो वर्किंग क्लास के ऐसे लोग हैं उनको नंबर दिया है। और लेबर वेलफेयर, लेबर वेलफेयर के नाम पे आज बहुत सारी जो चीजें हैं वो लेबर का एक सिस्टम, मिनिमम वेज, सैलरी, इन सब चीजों को लेकर के रिफॉर्म है, वह धीरे धीरे आ रहा है। और इससे क्या होगा कि कोई भी कंपनी, कोई प्राइवेट कंपनी किसी लेबर को इस कम मजदूरी नहीं दे सकता, महिलाओं को नहीं दे सकता, उनके बहुत सारे टर्म्स कंडीशन होंगे उसको फुलफिल करना होगा और उससे ऑटोमेटिकली सिस्टम आगे बढ़ता चला जाएगा। उसमें गवर्नमेंट को जो अलग से जो उसके ऊपर में खर्चे करने होते हैं, फंड जनरेट करने होते हैं, वो सब नहीं करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर। फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर। फेमिनाइजेशन पॉइंट दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। यस, इसका मतलब हुआ कि इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन कि एक लार्ज संख्या में जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है, देखा है, बिल्कुल सही है कि महिला वर्कफोर्स सर्विस सेक्टर्स में आया है, जहां पहले एजुकेशन सेक्टर्स में यानी आईएएस की कोचिंग हो या बैंक पीओ का कोचिंग हो, आईटी सेक्टर हो, इंजीनियर का काम हो, डॉक्टर्स का काम हो, जहां 2-4% महिला होते थे,
आज पूरे चले जाओ गुड़गांव में, बहुत, यहाँ दिल्ली के आसपास, नोएडा, हर एक जगह एक बहुत बड़ी संख्या में महिला ने सर्विस सेक्टर्स को ज्वाइन किया, खास करके आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या कहते हैं, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर्स में आज मोर देन 50% महिलाएं, दे आर जस्ट डूइंग वेरी वेल। उन्होंने एक जीडीपी में और एक क्वालिटी ऑफ वर्क भी उनके बहुत अच्छे हैं इन देयर मेल काउंटर पार्ट। यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया है कि इन आईटी सेक्टर में इन कंपैरिजन टू मेल काउंटर पार्ट, फीमेल इंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो उनकी क्वालिटी वर्क और कंट्रीब्यूटिंग ए लॉट डिस्कस। अब ये सही है कि ग्लोबलाइजेशन के इरा में बहुत एक फोर्स के रूप में महिलाएं को एजुकेशन मिला, प्रोफेशनलिज्म डेवलप हुआ और वह सर्विस सेक्टर्स को ज्वाइन किए। ये पढ़े लिखे जो हैं महिलाएं हैं बहुत तीव्र गति से इस ओर जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर। एक तो पहले ये हुआ, पहला डायमेंशन। इसी का दूसरा पार्ट ये है कि बहुत सारे जॉब ऐसे क्रिएट किए गए वो सिर्फ महिलाओं के लिए माना जाता है। मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी कंपनी, ये सब जैसे एयर होस्टेस का काम है, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स का काम है, प्राइमरी स्कूल के टीचर के साथ साथ रिसेप्शन का काम है या नर्सिंग का जॉब है, ये माना जाता है कि ये फीमेल के लिए फिट है। महिलाएं इस यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं और कर भी रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा जो विमेन के लिए एजुकेटेड, प्रोफेशनल, ट्रेंड विमेन के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है और दे आर डूइंग ए लॉट। दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर। आज आज मल्टीनेशनल कंपनी में यदि जाओ कहीं भी तो 50% यदि मेल है तो वहाँ 50% महिला भी काम करता है। बेंगलुरु जाओ, पुणे जाओ, दिल्ली जाओ, और उनकी क्वालिटी वर्क से। तो ये चीज आया कि महिलाओं को यदि जो एक जॉब मिला, पैसे आए, उससे फैमिली में चेंज आया, सोसाइटी में चेंज आया, ठीक है, उसका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ा लेकिन पॉजिटिव ज्यादा है। दिस इज ये। Are you getting my points? Yes, sir. Yes, sir. Feminization of labor. This point is clear? Follow. Srishti, Ansika, Himanshu. Yes, sir. Yes, sir. अब आओ नेक्स्ट पॉइंट, पॉवर्टी। ग्लोबलाइजेशन ने पॉवर्टी को भी जन्म दिया। आप कहोगे कैसे सर, पैसा आया? पॉवर्टी को आया। ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या आया? रिलेटिव पॉवर्टी आया। पॉवर्टी दो तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी रिफर्स टू जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में है कि व्हेनेवर पीपल आर पुअर इन टर्म्स ऑफ बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ लाइक फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, ये सब की यदि अभाव है तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। भारत में और अंडर डेवलप्ड कंट्री में इसी तरह की गरीबी होती है। और एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी जो कि डेवलप्ड कंट्रीज, अमेरिका और ऐसे देशों में है। वहाँ इसका मतलब होता है कि पीपल 20% पीपल, 80% जो लोग अमेरिका में लाइफ स्टाइल है, सबके घर में गाड़ी है, बाइक है, अच्छे मोटरसाइकिल हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप हैं, वह 20% लोगों के पास नहीं है। तो वो जो 20% लोग हैं वह माने जाएंगे रिलेटिवली पुअर। मतलब उसके पास रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, हेल्थ सब कुछ है, लेकिन उसके पास लेटेस्ट मोबाइल नहीं है, अच्छी कार नहीं, लग्जरी कार नहीं है, अच्छे जो मॉडर्न टाइप का घर नहीं है, इसीलिए वो गरीब है। ठीक है। So in terms of the mainstream lifestyle, whenever the group of people, certain percentage of people are poor, they are called relative poverty. That points I will discuss in the poverty chapters. Simply here, you know, after globalization, UNDP का डाटा है। UNDP ने डेटा में कहा कि भारत में 80% जो लोग हैं वह भारत के 20% पैसे को शेयर करते हैं, यानी कि 1 रुपया में 20 पैसा जो है वह 80 लोगों में आप बांट दो, ये है। और 20% जो भारत के लोग हैं, जो सो कॉल्ड रिच, कॉर्पोरेट और जो धनी, धनाढ्य जिसको हम बोलते हैं, वह 80% पैसे, रिसोर्सेस, पावर को अपने पास रखते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन के बाद द रिच बिकम्स मोर एंड मोर रिच एंड पुअर्स बिकम मोर एंड मोर पुअर। ऐसा क्यों हुआ कि मल्टीनेशनल कंपनी में जो बीए पास नहीं है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उस महिला को तो जॉब नहीं मिला। तो रूरल एरिया में पुअर लोग, पीजेंट क्लास के लोग, इसको कोई लाभ नहीं मिला। जो ग्लोबलाइजेशन आने के बाद पैसा उन लोगों को गया जो इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, आईएएस हैं, या जो ऐसे कॉर्पोरेट कल्चर्स को ज्वाइन किए, उनको ज्यादा लाभ हो गया। उनकी सैलरी जहां पहले 25,000 थी अब 50,000 मिलने लगी।
लेकिन किसान के टमाटर का कीमत या गांव में जो पढ़ी लिखी महिला नहीं है उसका कोई वहीं का वहीं रहा। तो इनइक्वालिटी बढ़ गई, गरीब और अमीर में दूरी बढ़ गई, पॉवर्टी एक हिसाब से देखो तो और ज्यादा बढ़ गया, रिलेटिव पॉवर्टी बढ़ गया, एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो था और रिलेटिव पॉवर्टी, मध्यम वर्ग के लोग जो थे वह रिलेटिव पॉवर्टी के शिकार हो। सो दिस पॉइंट रिफर्स टू कि दिस डेटा को आप रिफ्लेक्ट करोगे कि पॉवर्टी में रूरल एरिया में किसानों की लाइफ स्टाइल में बहुत ज्यादा और वो गरीब होने लगे, एक गैप हो गया, रिसेशन आ गया। वैल्यू तो चीजों की दाम बढ़ती चली गई, लेकिन सारी चीजों के दाम बढ़े, लेकिन क्या टमाटर का दाम बढ़ा, आलू प्याज के दाम बढ़े? नहीं बढ़े। किसान को उतना ही 2 रुपए किलो खरीद लेते हैं, बिचौलिए बेच देते हैं। जो जो खाद में जो क्या कहते हैं बीड़ी उद्योग में काम करने वाले या चाय बागान में काम करने वाले जो महिला वर्कर्स हैं, उनकी वेजेज उतना ही देते थे, उनकी सैलरी नहीं बढ़ी, उनकी पैसे नहीं बढ़े। So in this term, they becomes more and more poor. Poor becomes more and more poor, and rich becomes more and more rich. So inequality बढ़ गया. Are you getting my points? Yes, sir. Yes. So this is here. Next point is here. Unsustainable development practice. Unsustainable. Sustainable development. The sustainable development refers that कि whatever the natural resources and human resources जो भी है उसको हम नीड के अकॉर्डिंग करेंगे। गांधी जी ने कहा कि नेचर हैज गिवन एनफ फॉर आवर नीड बट नॉट फॉर आवर ग्रीड। यदि पानी है तो पानी को हम अपने जरूरत के हिसाब से यूज करें। अब कोई स्विमिंग पूल में बना के तैर रहा है, बर्बाद कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, तो वो लग्जरी होगी। सस्टेनेबल का मतलब हम पेड़ पौधे मिट्टी हर एक चीज को अपनी जरूरत के हिसाब से शोषण करें और वहां से फायदे लें। लेकिन जब से इंडस्ट्री आई, मल्टीनेशनल कंपनी आई, मुनाफे कमाने के लिए, फायदे कमाने के लिए नदी नाले पेड़ पौधे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ह्यूमन रिसोर्स सारे को बहुत ज्यादा टेरिबली एक्सप्लॉइट किया। आज वाटर क्राइसिस है, आज हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की समस्या खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने पानी को गंगा में गंगा का पानी मात्र पूजा पाठ और ऐसे सामग्री से मात्र 5% पॉल्यूटेड होते हैं। 90% पॉल्यूशन इंडस्ट्रियल वेस्ट से होते हैं। उसको बंद करेंगे तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यानी कि फायदे मुनाफे के लिए कंपनी वाले फैक्ट्री वाले और लोगों ने हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करने लगे चीजों को, जिसके कारण एक इम्बैलेंस हो गई, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। अब हमारे यहाँ पानी का कभी खतरा हो सकता है। पंजाब में गेहूं में इतना फर्टिलाइजर डाला कि वहां की सॉइल की क्वालिटी खराब हो गई। पैदावार तो उन्होंने कर लिया, फायदे ले लिया, मुनाफा ले लिया, पैसे कमा लिया, लेकिन आपने क्या किया? सॉइल की क्वालिटी बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं, सॉइल को खराब कर दिया। सो दिस इज ये कि द एक होर मच गया मुनाफा कमाने का। दैट शुड बी स्टॉप एंड sustainable development practice should be followed. This point. Our next point है migration and urbanization. This is here. Migration after globalization, rural to urban migration बढ़ा और एमिग्रेशन बढ़ा। एमिग्रेशन में हमारे देश से लोग दूसरे देश जाने लगे। पूरे भारत में बॉम्बे, कोलकाता, पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली ये सब बड़े हब बन गए, जो रूरल एरिया से लोग आते हैं यहाँ जॉब ढूंढने के लिए, पढ़ने के लिए और हेल्थ फैसिलिटी के लिए। सो माइग्रेशंस, और उनको टेक्नोलॉजी भी मिला, ट्रांसपोर्टेशन भी मिल गए। सो आफ्टर ग्लोबलाइजेशन माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, इन माइग्रेशन और एमिग्रेशन। इन माइग्रेशन हमारे देश के अंदर लोग एक शहर से दूसरे शहर जाने लगे। अब पूर्वांचल देखो, जो बीमारू स्टेट है, बिहार, यूपी, आपको साउथ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, यहाँ के लोग पूरे भारत में जाकर के रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करने लगे। फिर वैसे भी एक नीड बन गई। मतलब आप जरा ऐसे में एक एग्जाम्पल से कल्पना करो, आप रायपुर में रहते हो और आपके फादर भोपाल में रेलवे में काम करते हैं, माता पिता वहां रहते हैं। आपका यदि आईएएस में सिलेक्शन हो गया तो आपको मान लो केरल कैडर दे दिया, वहीं पर में शादी कर लिए, पति पत्नी आप केरल में रह रहे हो।
एक छोटा भाई है वो आईएएस की तैयारी दिल्ली में कर रहा है, आपके एक सिस्टर हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बेंगलुरु में काम कर रहा है। तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम और कहाँ रहा, तो कहाँ आप चाहते हुए भी आप एक जगह नहीं रह सकते, नीड बन गई एक, तो ये डायमेंशन है। द सेकेंड डायमेंशन इज दैट हियर कि लोग एम्प्लॉयमेंट की तलाश में और चीजों की क्वालिटी एजुकेशन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट, पूरे दिल्ली में 25% पॉपुलेशन बिहारी पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश और बिहार, फिर साउथ के लोग हैं, फिर नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, बंगाल के लोग हैं। तो ऐसे ऐसे लोग माइग्रेट करते चले गए और अर्बनाइजेशन बढ़ गया, नए नए अर्बन सेंटर, स्मार्ट सिटी का प्रोग्राम है। अब धीरे धीरे हमारा 33% लगभग अर्बनाइजेशन है और फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोग अर्बन लाइफ पसंद कर रहे हैं, लोग गांव में नहीं रहना पसंद कर रहे हैं। हर एक आदमी जो जिसके पास 100 एकड़ जमीन है वह भी चाहते हैं कि मैं शहर में रहूं, शहरी लाइफ स्टाइल को लीड करूं, मेरे बच्चे शहर में पढ़े। वह ग्रामीण बनना आज पसंद नहीं है लोगों को, वह भी चाहते हैं मेरे बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़े। तो दिस इज हियर, दिस टाइप ऑफ स्ट्रीम, दिस टाइप ऑफ कॉन्शसनेस एक मिशन के तौर पे ये चीज होने लगा है आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन। ये दो चीजें काफी डेवलप हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडिजिनस नॉलेज। कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडिजिनस नॉलेज, इंडिजिनस नॉलेज का मतलब होता है परंपरागत कौशल, स्किल। परंपरागत कौशल क्या है कि एक नाई पहले गांव में बाल काटता था, शेव करता था, धोबी गांव में एक छोटे लेवल पे कपड़े साफ करने का काम करता था, वह छोटे मोटे सैलून खोल के बैठा रहता था, या फिर वो छोटे मोटे सफाई का काम कपड़े सफाई का काम करता था। आफ्टर ग्लोबलाइजेशन ये जो कारीगर वर्ग के जो लोग, ये जो 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 ऑक्यूपेशन जिनकी एक खास है, उन्होंने अपने स्किल को बहुत हद तक कैपिटलाइज किया, अपने ट्रेडिशनल स्किल को मॉडर्नाइज किया और कमर्शियलाइज किया। कैसे? तो नाई क्या किया कि अब शहर में आकर के दिल्ली जैसे सैलून में बड़ा ब्यूटी पार्लर और यूनिसेक्स सैलून खोल के बैठ गया। अब वहां पर में वो शेविंग करने का 100 रुपये लेता है, बाल डाई करने का इतना पैसे, कटिंग का इतना पैसे। एक आदमी यदि ठीक से पूरे दिल्ली में यदि बाल कटाए, शेविंग करे, सब कुछ करे तो 1000 रुपया दी, 500 रुपया दी। तो मतलब पहले वो जहाँ 25 रुपया 20 रुपया में काम करता था, अब वह एसी वाला मिलेगा आपको सैलून, वहां पर में म्यूजिक सिस्टम हाईटेक मिलेगा, बड़े कुर्सी मिलेंगे, एकदम पूरा ऐसा माहौल मिलेगा। आप इस ढंग से मतलब कमर्शलाइज किया हो। ऐसे ही ये क्या कहते हैं, वो कपड़े सफाई वाला जो धोबी है, वह क्या कहते हैं, वो ड्राई क्लीनर्स खोल के बैठ गया, है नहीं? तो इस तरह से जो ट्रेडिशनल जो इंडिजिनस नॉलेज वाले जो थे, उन्होंने अपने नॉलेज को पंडित पंडित वर्ग के लोग जहाँ पूजा करवाने का काम करते थे, उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल एडवाइस के नाम पर में चैनल पे पंडित जी बैठ जाते हैं आजकल, डिजिटल माध्यम से, ऑनलाइन के सिस्टम से उन्होंने ऑफिस खोल लिया कि आपको ग्रह नक्षत्र करवाना है, कुंडली बनाना है, तो उसके सेंटर खुले हुए हैं, यू शुड कॉन्टैक्ट एंड आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। इस ढंग से कमर्शियलाइज होता चला गया। So this is called commercializations of indigenous knowledge. Getting your points? सर जो योगा और आयुर्वेद वगैरह है वो इसमें आएगा कि कल्चरल एस्पेक्ट में आएगा? देखो जो मेडिसिन सिस्टम है ये भी कमर्शियलाइज हुआ है। अब देखो आज के डेट में हमारे रामदेव ने पातंजल योगपीठ को, आयुर्वेदिक पद्धति को एक तरह से आज दुनिया योग दिवस मना रहा है। 21 जून कौन सा डे है? योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे। यस सर। उसी तरह से हमारा प्रयास है, एक तो लोकल फॉर वोकल का स्लोगन दिया गया अभी कि हम ग्लोबलाइजेशन में अपने आयुर्वेदिक पदार्थ को, आज दुनिया में कोरोना को लेकर के हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन, हमारे काढ़े का जो सिस्टम था पीने का, मोदी जी भी कहते हैं कितना इफेक्टिव हुआ। तो आज दुनिया इस चीज को रियलाइज किया, दुनिया हम दवा भेजे अमेरिका को, हमारा टीका गया है, हमारा आयुर्वेदिक पद्धति वाला चीजें सब एक्सपोर्ट किए हैं, कोरोना में हम कई देशों को जान बचाए। तो आज ये लोग अपना लेगा धीरे धीरे आयुर्वेदिक सिस्टम, हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम जो मेडिसिन है, सारे लेवल पे ग्लोबलाइजेशन होगी। आज दुनिया योग को रियलाइज किया कि नहीं बताओ? दुनिया ने महत्ता तब तो योग डे मना रहे हैं,
पहले योग को नहीं रिकॉग्नाइज कर, हमारे देश में भी लोग नहीं मानते थे, लेकिन एक रिवाइवल आया और देखो आज योग कितना इफेक्टिव हो रहा है। सो दिस इज ये। नेक्स्ट पॉइंट है राइजिंग इनइक्वालिटी इन वेल्थ कंसेंट्रेशन। राइजिंग इनइक्वालिटी इन वेल्थ कंसेंट्रेशन, दिस पॉइंट रिफर्स दैट कि पैसा, लाभ, मुनाफा ये कुछ ही लोगों के हाथ में। जैसे मैं यूएनडीपी का आपको बताया डेटा, तो इनइक्वालिटी बढ़ गया, वही गरीब अमीर में बढ़ गया। पैसा कुछ ही लोगों के पास रहा, इतना पैसा कि बहुत पैसा आ गया, अरब का अरब पैसा रहा उनके पास, और बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंचा इनका लाभ। तो ये चीज होना चाहिए कि अब मान लो कि अब आप कुछ भी करो, लेकिन सब्जी वाले के पास जाओगे टमाटर खरीदने के लिए तो कहोगे नहीं भाई इतना नहीं, इतना रुपये किलो दे दो। एक आदमी 1 लाख रुपया कमाता है, इतने पैसे मिलते हैं, और बार्गेनिंग जाकर के टमाटर खरीदने में करता है, भाई नहीं 50 रुपये नहीं 40 रुपये दे, ठीक है। अच्छा, बिचौलिए खाते हैं, किसान को पैसे नहीं जाते हैं। सो मे बी कि उस सेक्शन को ये लाभ कैसे मिले, वहां तक ये पैसा कैसे जाए, और गवर्नमेंट इस तरफ सोच रहे हैं। अब वॉलमार्ट, बहुत सारे मल्टीनेशनल ये सब आ रहे हैं, वो कहते हैं कि हम किसानों को राइट प्राइस देंगे चीज़ों का। तो इसमें एक किसान के जो लोग, किसान वर्ग हैं, वो पीजेंट क्लास और खासकर जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करने वाले, महिला, जो ऐसे अनस्किल्ड, इन लोगों को बेनिफिट नहीं मिला। एक छोले भटूरे बेचने वाला, रेडी पर काम करने, उनको ग्लोबलाइजेशन का क्या बेनिफिट मिला? तो कुछ नहीं लाभ मिला। मेजोरिटी ऑफ लोग यही काम करते हैं भारत में, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस कितने लोग हैं, तो ये मेजोरिटी ऑफ सेक्शंस को नहीं मिला। बस ये इनका लाभ, ग्लोबलाइजेशन का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला, लाइक दैट। अब आओ, इसी का एक पार्ट है सी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इसमें 2 पॉइंट देखेंगे कि एग्रीकल्चर पे क्या हुआ और इंडस्ट्री पे क्या प्रभाव पड़ा। ग्लोबलाइजेशन आया तो एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ। 91 से पहले हमारे यहाँ मैकेनाइजेशन नहीं था, एग्रीकल्चर का बहुत ही कम था, लोग ट्रेडिशनल खेती करते थे। और आज जाके देख लो तो किसी के किसान के दरवाजे पर बैल नहीं होता है। आज बैल से खेती, बैल से खेत को जोतना, बोना, मैनुअल काम करना। मेजोरिटी ऑफ जो पीजेंट हैं भारत में अब मशीन का उपयोग करने लगे, टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लगे, साइंटिफिक एग्रीकल्चर का डेवलप हो गया, उनके सॉइल टेस्टिंग होते हैं, और बहुत तरह से गवर्नमेंट भी इस चीज को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है नहीं। तो एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी उतना नहीं हुआ है, अभी भी और होने बाकी है। अभी भी इंडिया में ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, बैकवर्डनेस, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, साथ साथ हाई एल्डिंग वेराइटी का यूज कम होता है, तो बहुत सारा इश्यूज है। लेकिन अब प्रोसेस में है, चल पड़ा है वो दौर कि जहाँ मॉडर्नाइजेशन हुआ है, मैकेनाइजेशन हुआ है, एग्रीकल्चर में अब बहुत जगह फसल बोने काटने का काम सब मशीन कर रहे हैं, प्रोसेस करने का काम कर रहे हैं। अमेरिका में 6% लोग खेती करते हैं मात्र, और वो पूरे अमेरिका का खेती कर जाते हैं। वहाँ जो एग्रीकल्चर बहुत ही अच्छी उन्नत स्थिति में है, ऑर्गेनाइज फार्मिंग है, कंप्यूटराइज है, सब मशीन करते हैं, फसल बोने, काटने, पटाने, सिंचाई, सारा काम प्रोसेस करके वो ले आते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, बहुत इश्यूज है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, ऑर्गेनाइज फार्मिंग नहीं है, फिर क्या कहते हैं मात्र लिमिटेड लैंड ही एग्रीकल्चर के लिए है। तो इस सेक्टर्स में और भी चीज़ें करने को अभी बचे हैं, जिसको हम जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को कैसे बढ़ावा दें, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री को, और सरकार इस तरफ फोकस कर रहा है, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स को लगाए, और फिशरीज और जो एलाइड चीज़ें हैं उन चीज़ों को हम, एनिमल हस्बेंड्री, इन चीज़ों को और इम्प्रूव करें। इस और सरकार के प्रोग्राम पॉलिसीज आ रहे हैं। सेकेंड है इंडस्ट्री। ये बहुत ही देखा जाए तो इस पे बहुत ही कम असर पड़ा। भारत में इंडस्ट्री की स्थिति, जो नेहरू के समय में बहुत सारे इंडस्ट्री लगाए गए, जूट इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल, ब्रिटिश ने बहुत लगाए, मेजोरिटी ऑफ इंडस्ट्री आज बंद पड़े, उनको मॉडर्नाइज नहीं किया गया। आप जरा ऐसे समझ लो, भारत में एक कार कंपनी थी, एम्बेसडर कार बनाता था, ठीक है, हिंदुस्तान मोटर्स, कलकत्ता। एम्बेसडर कार सारे सरकारी नेता मिनिस्टर यूज करते थे।
आज वो कंपनी बंद हो गई जो टोयोटा कार बनाता था, क्योंकि बढ़ते कंपटीशन और क्वालिटी जो ग्लोबल है उसके सामने वो अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं किया। आज भारत में 90% कार जो है वो विदेशी कार है, विदेशी कार लोग यूज करते हैं, हम अपने देश में मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे बहुत बड़ा असर पड़ा। एक ढंग से देखा जाए तो बहुत उसको हम मॉडर्नाइज नहीं किए, जो इंडस्ट्री बंद है उसको हम नहीं खोल पाए, जिसके कारण एक बेरोजगारी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्थिति ठीक नहीं। सबसे जो बड़ा इसमें काम किया सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर्स में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों को ग्लोबलाइजेशन में 90% जो चीजें हुआ है सर्विस सेक्टर्स में बदलाव, पैसे। आज 15% लोग सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं और जीडीपी का लगभग 55% यहां से आता। और यू कैन इमेजिन कि यदि 60% लोग खेती में काम करते हैं और जीडीपी का मात्र 14-15% आता। इंडस्ट्री का वही है, 15-20% जो लोग काम करते हैं उसका लगभग 15-20% ही कंट्रीब्यूशन है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और एग्रीकल्चर सेक्टर, ये दो सेक्टर्स पे को और ज्यादा इंप्रूव, ग्लोबलाइजेशन का ज्यादातर जो बेनिफिट, लाभ, चीजें वो सर्विस सेक्टर तक कन्फाइंड होते रहे। Are you getting my points? Yes, Hello. sir. Yes. So प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, इसमें टर्शियरी सेक्टर को सबसे ज्यादा लाभ हुआ। नौकरी पेशा, जॉब, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेशनल क्लास को सबसे ज्यादा लाभ हुआ भूमंडलीकरण, और ये सेक्टर ज्यादा डेवलप हो गया। और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ये पिछड़े रह गए, यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव नहीं देखने को मिला। अब इसको कैसे हम मॉडर्नाइज करें, कैसे ग्लोबलाइज करें, ये बहुत बड़ा चैलेंज। और देखो 1 मिनट में फिर से लिंक फेल होगा, ठीक है, तो आई विल कनेक्ट यू, ठीक है ना। अभी मैं ये पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, तो 1 मिनट में लिंक फेल करेगा तो फिर से लिंक भेजेंगे एंड आई विल कनेक्ट यू, तो आप लोग अवेयर रहना। कल्चरल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दिस इज द पॉइंट हियर, द कल्चरल डायमेंशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट कि कल्चर पे क्या प्रभाव पड़ा, कल्चर किस तरह से ग्लोबलाइजेशन से जुड़ा। पहला कल्चर ऑफ कंजम्पशन डेवलप हुआ, भूमंडलीकरण के बाद क्या हुआ, कल्चर ऑफ कंजम्पशन। कल्चर ऑफ कंजम्पशन का मतलब होता है कि हम जरूरत से ज्यादा चीजों को चाहने लगे, हासिल करने लगे, हम अपनी नीड बढ़ा लिए, जो चीज नहीं होना चाहिए उन चीजों को भी हम अपने पास खरीदने लगे, रखने लगे। मतलब ऐसे समझो कि आपको एक पेयर जूते की जरूरत है, आप 10 पेयर जूते, कैसे है आप 10 पेयर खरीद। आपको एक पैंट और शर्ट पहनते हैं वो ये जरूरत है, आपने 10 सुबह के लिए अलग कपड़े, सुबह के लिए अलग कार, शाम के लिए अलग कपड़े, शाम के लिए अलग कार। मैंने देखा है, ऐसे लोगों से मिला है मैं दिल्ली में। वो लड़का हमारा स्टूडेंट था, पढ़ने वाला था, कहता था सर मेरा सुबह का गाड़ी अलग है, दोपहर में हम इस कार से जाते हैं, शाम को इस कार